दोस्तों नमस्कार। हमारी इस मॉडल पेपर की श्रृंखला में इससे पहले मैं PMET यानी प्री एमएड का जो पेपर था उसके 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूं और ये प्रश्न हमें आने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर्स मैं आपको हल करवाऊंगा। आप बस इनको समझने की कोशिश कीजिए और एक बड़ी कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी कोशिश ये है मैं सफल हो पाया 15 से 20 दिन में तो उसकी एक छोटी सी बुकलेट मैं पब्लिश कर दूं जिसमें हर एग्ज़ाम के आए हुए टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उनमें से हर एक प्रश्न आ भी जाएगा, मैं उनकी व्याख्या भी कर दूंगा। ठीक है, तो वो एक बड़ा आपके लिए सार्थक कदम हो जाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा, मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, आज हम इस पेपर के बाकी जो बचे प्रश्न हैं साइकोलॉजी के उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर अपनी फ़ोटो भी दिखाया करें, लेकिन वो बहुत जीबी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी मेरे को मैक्सिमम देना है। एक बच्चे का बड़ा सुंदर मैसेज था, लगभग 400 मैसेज में से एक बच्चे ने कहा कि सर आप समझाने में टाइम बहुत लेते हो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं सब छोटे जल्दी से जल्दी करवा रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि समझाने में समय ले रहे हैं। तो फिर मेरे को आंसर ही बताने हो तो क्या मतलब है, आंसर तो आप खुद भी देख सकते हैं। खैर छोड़िए, शुरुआत करते हैं आज के बाकी प्रश्नों की। पहला प्रश्न है मनोविश्लेषण के पिता कहे जाते हैं। देखिए, मनोविश्लेषण के पिता या नव मनोविश्लेषणवाद दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। रीट वाले बच्चे बहुत अच्छे से इनको देख के जाएंगे। तो मनोविश्लेषणवाद का पिता जो है वो सिगमंड फ्राइड है। इरिक एरिक्सन को मनोसामाजिकवादी कहा जाता है, जीन पियाजे को संज्ञानवादी कहा जाता है और जेरोम बुर्नर को रचनावादी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ सिगमंड फ्राइड। और यदि मान लीजिए प्रश्न नव मनोविश्लेषणवाद आ जाए तो नव मनोविश्लेषणवाद का जो प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा, तो नव मनोविश्लेषणवाद का उत्तर क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा कार्ल युंग हो जाएगा। ठीक है, एडलर हो जाएगा, केरोन हार्नी हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से मैं बहुत सारी सूचनाएं आपको देता रहूँगा। मुझे लगेगा कि ये नए कॉन्सेप्ट हैं, ये मुझे आपको बताने चाहिए। मान लीजिए मान लो मैंने किताब में नहीं डाले या मुझे लगा कि यहाँ से एक पर्सन पुट अप हो सकता है, वो सब सूचनाएं मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। तो टेलीग्राम पे प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर जुड़ जाएं, वो एक महत्वपूर्ण साधन रहेगा। तो टेलीग्राम पे मेरा केवल एक ही चैनल है, याद रखना, इसको भी याद रखना, धीर सिंह धावाई के नाम से, जिसको मैं खुद संचालित करता हूँ। तो आप उस चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग 18,500 उस पर सब्सक्राइबर भी हैं। ठीक है, तो उस पर मैं महत्वपूर्ण सूचनाएं सब डालता रहूँगा। तो मनोविश्लेषणवाद के पिता कौन हो गए, सिगमंड फ्राइड। नव मनोविश्लेषणवाद के पिता कौन हो जाएगा, कार्ल युंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन। वह मान जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये आपके साइकोलॉजी में नहीं आएगा, जो साइकोलॉजी में स्टैटिक्स का पार्ट होता है उसमें आता है। तो ये माध्यमिका होती है। क्या होती है, ये माध्यमिका होती है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, प्रोजेक्शन मेथड का प्रयोग। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, फेंकना, यानी आपके अंदर की जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रयास करते हैं वो प्रक्षेपी विधियां करते हैं। और प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, अभिक्षमता में, बुद्धि में, ज्ञान में या व्यक्तित्व मापने में। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, पर्सनैलिटी मापन में, याद रखना कि व्यक्तित्व मापन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, प्रक्षेपी विधियाँ। इनकी जो 5 विधियाँ हैं, IBT, CAT, TAT, SCT और FWAT, ये जरूर पढ़ के जानी है। बाकी मैंने किताब में कंप्लीट डाला है। ठीक है, जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे। पाँचों को बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा। इनका जो मैटर डाला है वो एकदम ऑथेंटिक मैटर है और इनको मैं कोशिश भी करूँगा समझाने के माध्यम से, करने के माध्यम से। ठीक है, और बहुत जल्दी ये प्रयास रहेगा कि जो ऑफलाइन बैचेज होंगे उनमें थोड़ा सा उनका पॉसिबल हुआ तो उनको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी उनका उपयोग करना, ताकि वो एक और ज़्यादा अच्छा समझ में आए आप लोगों को। ऐसा प्रयास मैं करूँगा ऑफलाइन के माध्यम से, जैसे ही 16 नवंबर से शुरू होते हैं बैच। प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग व्यक्तित्व मापन में। ठीक है, अगला प्रश्न। कुछ नेगेटिव कमेंट बड़े हतोत्साहित कर देते हैं। एक नेगेटिव कमेंट था 400 में से, बट बड़ा अजीब लगा कि इतने नेगेटिव बच्चे आते कहाँ से, समझ में नहीं आता। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर होता है, इसको क्या स्टैटिक्स का प्रश्न है, आपको नहीं देखना है, फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूँ। अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है विस्तार। क्या बोला जाता है, विस्तार बोला जाता है। स्टैटिक्स के बिंदु हैं।
छात्रों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण सीमित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपने क्या प्रदर्शन किया उसका मात्रात्मक विवरण, मात्रा जहाँ भी आ गई हमेशा वहाँ क्या होगा, मापन होगा। और जहाँ मात्रा और गुणा दोनों है, गुणात्मक दोनों पक्ष होते हैं, वो मूल्यांकन होता है। आकलन जो होता है वो मूल्यांकन का ही भाग है। आकलन का मतलब असेसमेंट, यानी जहाँ बच्चे के बारे में अपन सूचनाओं को और जानकारियों को जो एकत्रित करते हैं वो आकलन होता है। तो आकलन, मापन और मूल्यांकन बहुत छोटे बिंदु हैं और टीचिंग मेथड में भी बहुत काम आते हैं। मैं इस बिंदु को बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के जैसे बोर्ड यहाँ मैं लगा लूँगा, तो बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से इस बिंदु को समझा दूंगा, कंप्लीट इसके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ मात्रात्मक विवरण पूछ रहा है, तो मात्रात्मक शब्द के साथ ही आपको समझ जाना चाहिए कि केवल मापन होगा। गुणात्मक होता तो मूल्यांकन हो जाता, और केवल जानकारी या सूचनाएं एकत्रित करनी होती तो आकलन हो जाता। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, मापन, यानी केवल किसी के बारे में मापन। याद रखना एक पक्षीय होता है, मापन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो निर्णय प्रदान करने की प्रक्रिया है जो लगभग सही होता है। ठीक है ना। जैसे अभी कॉलेज लेक्चर में चल रहा है, सर मेरे बीए में नंबर कम आ गए 12वीं में, तो ये मापन था आपका, मापन गलत भी हो सकता है। बहुत से बच्चे 12वीं बीए में कम नंबर थे, वो आईएएस बन गए, तो ये मापन के आधार पर अपन किसी के बारे में निर्णय नहीं कर सकते। आगे देखिए, प्रयास और त्रुटि विधि द्वारा सीखने का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। तो प्रयास त्रुटि विधि द्वारा सीखने का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ, थ्रस्टन, फ्राइड, थॉर्नडाइक। हल बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इस प्रश्न पे मुझे डिस्कशन भी करने की आवश्यकता नहीं है, थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट मानना है। मनो ऊर्जा का भंडार इदम है, अहम है, परम अहम है, उपयुक्त सभी। देखिए मनो ऊर्जा का मतलब यहाँ काम, लिबिडो। ठीक है, तो मनो ऊर्जा जो लिबिडो है उसका भंडार कहाँ पे होगा, काम, अनैतिक इच्छाएं, गलत इच्छाएं, पाश्विक और राक्षसी इच्छाएं कहाँ रहती हैं, हमारे इदम में रहती हैं। ठीक है, और इदम पे पहले प्रश्न क्या पूछा था, कौन सिद्धांत संचालित होता है, आनंद के सिद्धांत से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, याद रखना, इदम, अहम और परम अहम, इनको बहुत अच्छे से समझना। मैंने जो वीडियो यूट्यूब पे बना रखा है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो मनोऊर्जा का भंडार, काम शक्ति का भंडार कौन है, इदम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। साइकोलॉजिकल मेथड परीक्षण कौन सा नहीं है, तो साइकोलॉजिकल परीक्षण आते हैं आपके दिमाग में चीज़, दो तीन चीज़ें तो आ जानी चाहिए, रुचि है, अभिवृत्ति है, आदतें हैं, अवधान है, मेमोरी है। ठीक है, तो तुरंत आ जाना चाहिए। तो यहाँ कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मनोवैज्ञानिक नहीं लग रहा, तो यहाँ अभिवृत्ति मापनी भी है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रुचि भी है, और साक्षात्कार जो है वो मनोवैज्ञानिक हो या आवश्यक नहीं, याद रखना। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में यहाँ साक्षात्कार को, प्रश्नावली को शामिल नहीं किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, बाकी केस स्टडी तो साइकोलॉजिकली होता है, व्यक्ति इतिहास होता तो साइकोलॉजिकल हो जाता है वो। ठीक है ना, तो साक्षात्कार नहीं होगा, प्रश्नावली नहीं होगा, याद रखना है। हाँ, आगे देखिए, कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है जो रिट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी पाठ्यचर्या की वीडियो के माध्यम से बताया है कि क्रिएटिव बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एक प्रश्न जरूर आएगा। नवीनता होती है, नवीन कार्य करते हैं, मौलिकता, अद्भुत, ऐसा पहले नहीं हुआ है, सहानुभूति, कोई ज़रूरी नहीं इनकी विशेषता हो, सौंदर्य बोध और होता है। देखिए देखिए, सिंपैथी इनमें हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, संवेदनशीलता तो इनमें होती है, लेकिन संवेदनशीलता और सहानुभूति में फ़र्क है, याद रखना। ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशीलता इनकी विशेषता है, लेकिन सहानुभूति प्रॉपर विशेषता कहीं भी किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं मिलती। तो सहानुभूति हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो यहाँ सौंदर्य बोध तो मतलब ये जो भी सुंदरता दिखती है उसका वर्णन करते हैं कविता, पेंटिंग्स के माध्यम से। मौलिकता, नवीन मौलिक कार्य करेंगी, तो सहानुभूति यहाँ उत्तर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बताने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपको उत्तर आ जाना चाहिए। कौन आएगा, स्पेयरमैन आएगा। कब दिया, 1904 में, ब्रिटेन के थे। जी कारक और एस कारक, जी कारक को उन्होंने वंशानुगत माना था और सबसे महत्वपूर्ण माना था। एस कारक अर्जित है, जो आपकी विशिष्ट बुद्धियाँ, योग्यताएं वो एस में आती हैं, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय। और जी जो आपकी सामान्य योग्यताएं होती हैं, जैसे आप गणितीय कार्य, संबंध बनाना, समायोजन की शक्ति। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, स्पेयरमैन। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, ज्ञान का अंतर्विनेशन, व्यवहार का संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन, कौशल का अधिग्रहण। अच्छा प्रश्न है, कई बार आ गया है। तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार का संशोधन, व्यवहार का परिमार्जन। यदि यहाँ व्यवहार का वांछित परिवर्तन होता तो ज़्यादा अच्छा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में है उनके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर क्या होगा, व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार का संशोधन बेस्ट आंसर होगा। कि हम जो सीखते हैं वो वास्तविक अपेक्षा अनुरूप हमारे व्यवहार में यदि बदलाव लाता है तो उसको अपन लर्निंग बोलेंगे।
कुछ बच्चों ने कहा ना कि सर जल्दी करवाओ, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ। विकास में शामिल है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। विकास में क्या शामिल है? परिपक्वता और वृद्धि शामिल है, अधिगम शामिल है, क्षमता या क्रमगत उन्नति, समझना इसको है। देखिए बाल विकास का जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रश्न वहाँ से एक जरूर आता है। और वहाँ एक सिद्धांत मैंने किताब में डाल रखा है, इसकी अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। और उसमें ये कहा हुआ है कि परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास होगा, याद रखना। क्या होगा? परिपक्वता, परिपक्वता और गुणा अधिगम, इन दोनों को आप गुणा करोगे बराबर क्या आएगा? विकास आएगा, डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ परिपक्वता में ग्रोथ तो परिपक्वता का ही पार्ट है, ग्रोथ तो परिपक्वता में ही शामिल है। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़ थी, उस सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है कि विकास में क्या शामिल होगा, तो परिपक्वता और अधिगम दोनों की अंतःक्रिया शामिल होती है। तो यहाँ उत्तर क्या हो गया? अधिगम। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न। अब तक जो प्रश्न बताया उनमें सबसे अच्छा प्रश्न लगा मुझे। अवधारण को मापने की एक तकनीक का नाम है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मेमोरी पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मेमोरी टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो अवधारण को मापने की तकनीक क्या है? अवधारण मतलब धारण, रिटेंशन। आपने कोई चीज़ को सीखा और उसको मेमोरी में सेव कर लिया, धारण कर लिया, तो उसको आप मापोगे कैसे कि जो मैंने सेव किया वो सही है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, इसको बोलेंगे अपन अवधारण। ठीक है, तो अवधारण को मापने की तकनीक है, जो मैंने सेव किया वो सही कि नहीं है। स्मृति, तो स्मृति की तो प्रक्रिया है। ध्यान इसका खुद का नाम है। अधिगम सीखना, ये पहली प्रोसेस होती है, सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, फिर उसको अपन धारण करते हैं, फिर पुनः स्मरण करते हैं, फिर पुनः पहचान करते हैं। तो यहाँ पहचान आएगा, पहचान के आधार पे आप तय करोगे कि यार जो मैंने याद की थी वही चीज़ याद है, इसका मतलब तो मेरा अवधारण अच्छा है। और मान लीजिए मैंने दूसरी चीज़ ध्यान कर ली कि मुझे देखना था, सर ने जो बताया विकास के बारे में कि अधिगम और परिपक्वता परिणाम होता है, और मैंने ध्यान दे दिया ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैंने जब टेस्ट में किताब में जाके देखा कि यार वो सही तो देखा क्या, मैंने उत्तर सही किया क्या, तो आपने पहचान करोगे तब पता चलेगा ना कि आपका रिटेंशन कैसा था। तो पहचान जो है वो रिटेंशन का मापन का केंद्र है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, एक स्थिति में सीखना अन्य परिस्थितियों में सीखने को प्रभावित करता है कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचने की जरूरत नहीं है। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो अधिगम का स्थानांतरण जो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अब मैं चर्चा करना चाहूँ तो उनकी भी कर सकता हूँ, उनके सब प्रकार की भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको लगेगा सर बहुत ज़्यादा बता दिया। तो कितनी भी चर्चाएं की जा सकते हैं, एक पर्सन पे 20 मिनट 1 घंटे भी मैं चर्चा कर सकता हूँ। इतना तो आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने सीखा है। ठीक है, प्रेम से सीखा है। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या है? एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। तो ये सब प्रश्न आते रहेंगे, तो यहाँ चर्चा करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, समीपस्थ विकास, बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। समीपस्थ विकास की अवधारणा किसकी है? ठीक है, वाइगोत्स्की, फ्रायड, एरिक्सन या पियाजे। तो समीपस्थ विकास जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने 2-3 अवधारणाएं दी हैं। एक तो ढांचा निर्माण, स्केप फोल्डिंग जिसको मचान कहा है, एक संभावित विकास, एक जेडपीडी समीपस्थ विकास। तो अभी मैं चर्चा केवल समीपस्थ विकास की करूँगा। वाइगोत्स्की मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जेडपीडी का मतलब है कि बच्चे के जो नज़दीकी लोग होते हैं, जो माता पिता, टीचर, छात्र, दोस्त, उनके सहयोग से बच्चा जो विकास करता है, जो सीखता है, उसको वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया है? जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने परिभाषित किया था? वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की। बहुत इंपॉर्टेंट था। व्यक्तियों के बीच के अंतर जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये व्यक्तिगत भिन्नता से पूछा गया प्रश्न है। तो हम एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी दो बालक समान नहीं हो सकते, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, हर टीचर एक दूसरे से अलग है। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, मेरा अपना एक स्किल है, किसी दूसरे टीचर का अपना एक स्किल है। आपको किसका स्किल पसंद आता है, कौन पसंद आता है, ये आपका एटीट्यूड है, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, याद रखना। ठीक है, तो हमें किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, वो कैसे कर रहा है करने दो। ठीक है, बस मस्त रहो। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत अंतर। क्या हो जाएगा उत्तर? व्यक्तिगत अंतर। ठीक है, हमारे अंदर जो अंतर होता है। जब सीखने को एकीकृत किया जाता है और अनुभव विस्तार के एक भाग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो सीखना क्या होगा?
देखो, आपने जो कुछ सीखा है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसको व्यवस्थित करके उसका दूसरी जगह जो प्रयोग कर रहे हो क्या कहलाएगा। अब देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा घुमा के प्रश्न पूछा है और ट्रांस ऑफ लर्निंग पे प्रश्न पूछा है। आप किसी एक भाग को दूसरी जगह प्रयोग करते हो वो तो होता है वर्टिकल ट्रांस ऑफ लर्निंग, यानी लंबात्मक लंब रूप ट्रांसफर लर्निंग। लेकिन जब विषय वस्तु को एकीकृत करके उसके दूसरे समानांतर विषय में प्रयोग करते हैं तो वो होता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ ये अच्छी लैंग्वेज पूछी गई है, इसका उत्तर क्या होगा। तो ये एक भाग नहीं है, कंप्लीटली सबको व्यवस्थित करके एकीकृत करके है। तो एकीकृत में कौन सा आ जाएगा, क्षैतिज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, क्षैतिज। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। प्रदर्शन का स्तर जिसके लिए भविष्य के लिए अभिलाषा की जाती है वह है, मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में शब्द बोलता हूँ, जिन बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं उनके समझ में आ गया होगा। मैं बहुत बार एक शब्द बोलता हूँ, एस्पायरेशन लेवल। एस्पायरेशन लेवल, ज़िंदगी में अपना आकांक्षा, अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाइए, ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो भविष्य की जो अभिलाषा है कि मैं ये करूँगा, मैं बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो, मेरे पास वो गाड़ी होगी, मेरे पास मकान होगा, मेरा नाम ऐसे होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपका एक एस्पायरेशन लेवल है, ये आकांक्षा का स्तर आपका। तो भविष्य की अभिलाषा जो होती है इसको अपन मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं, आकांक्षा का स्तर। कौन से सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संपर्क अनुभूति को विकास में मौलिक भूमिका निभाता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई 50 बार आ गया होगा ये प्रश्न। तो सामाजिक संपर्क, संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, इनको सबसे महत्वपूर्ण जिसने माना था वो किसने माना था, बताइए किसने माना था। वाइगोत्स्की ने माना है। तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत बार आ चुका है। तो सामाजिक संस्कृति को अनुभूति में, ज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले कौन थे, वाइगोत्स्की। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्तेजना पूर्ववर्ती व्यवहार की संभावना को बढ़ाती है। इसमें आप बहुत बार उलझते हैं, इस प्रश्न को समझिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्तेजना पूर्ववर्ती संभावना को बढ़ाती है। कोई भी याद रखना इस चीज़ को, आप इस चीज़ को दिमाग में रखें। पुनर्बलन जो होता है ना, वो क्या होता है, कोई भी व्यवहार के पुनः घटित होना की संभावना को, संभावना या संभावितता शब्द कभी भी आ जाए कि मैंने पहले जो व्यवहार किया उस व्यवहार को मैं दोबारा रिपीट तभी करूंगा जब मुझे उस पर पुनर्बलक मिलेगा। यानी व्यवहार करने की संभाव्यता को, संभावना को, पुनः घटित होने को ये प्रबल बना देता है, वो पुनर्बलन है। स्किनर की परिभाषा एक प्रकार से ये, और उसी परिभाषा से प्रश्न बनाया है। तो बहुत से बच्चे इसमें उलझ जाएंगे, प्रेरणा या पुनर्बलन, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, पुनर्बलन होगा, ठीक है ना। संभावना, संभाव्यता या पुनः घटित होने की प्रक्रिया, ठीक है, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, पुनर्बलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुनर्बलन। और पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, प्राथमिक पुनर्बलन जो अपने जन्म के साथ आता है, जैविक होता है, भूख प्यास काम नींद मलमूत्र त्याग। और दूसरा होता है द्वितीयक पुनर्बलन जो हम बाहरी रूप से अर्जित करते हैं, जैसे पैसा है, सम्मान है, ठीक है, यश है, ये सब हमारा बाहरी रूप से है। इसकी बहुत बड़ी अनुसूची मैंने इस पे एक टॉपिक पर पूरा वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट है पुनर्बलन। स्वयं के बारे में एक विश्वास जो आत्म प्रासंगिक जानकारी के प्रसंस्करण का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो रीट लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं उनके हमेशा पेपर जो आता है साइकोलॉजी का ज़्यादा अप्लाइड आता है, ज़्यादा कॉमन चीज़ें आती हैं, क्योंकि 1 से 5वीं तक के जो बच्चों का लेवल होता है वो यही होता है कि बच्चे के बारे की चीज़ें, बच्चे के बारे में जानकारी चीज़ें। और लेवल सेकंड में हमेशा पेपर आता है तथ्यात्मक आता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं गुरुजी तथ्यात्मक तो प्रश्न आएंगे आएंगे। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं, कैसे नहीं आते, कोई पेपर उठा के देख लो। 2018 का भी मैं हल करवाऊंगा ना तो आपको कहूँगा ये देखो ये तथ्यात्मक प्रश्न, कम से कम 16-17 प्रश्न तथ्यात्मक होते हैं, याद रखना। आपको समझ ही नहीं है कोई चीज़ कभी कॉन्सेप्ट, अरे कॉन्सेप्ट बेस्ड तो होते ही हैं, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्न 16-17 प्रश्न हर पेपर में दिखा दूंगा मैं आपको, सब पेपर हल करवाऊंगा। आपको लगेगा गुरुजी ये कहाँ से है। अरे पेपर पिछली बार एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर आपकी किताब की लैंग्वेज हार्ड है, कमेंट मेरे तो साइकोलॉजी में नकारात्मक। अरे हार्ड किताब और हार्ड व्यक्ति वो इससे हर किसी के समझ में थोड़ी आते हैं। पिछली रीड का आपने देखना, जिनकी किताबें सरल आती थी उन्होंने चेंज कर दी, वो तो अलग बात है दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है, पिछली बार किताब उठा के देख लेना, उनकी साइकोलॉजी में 1% मुश्किल से आया, वो तो आया ही नहीं। पुरानी किताब का एडिशन उठा के देख लो। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, हल्की से याद रखना है। तो स्वयं के बारे में विश्वास जो आत्म प्रासंगिक जानकारी, ये प्रश्न ऐसे रेट लेवल फर्स्ट में बहुत आते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है देखो, तो इसको बोलते हैं आत्म प्रासंगिक जानकारी। आत्म प्रासंगिक जानकारी को साइकोलॉजी में बोला जाता है सेल्फ, आप इसका इंग्लिश का भी देख सकते हैं, सेल्फ स्कीमा।
इसको बोलते हैं अपन सेल्फ स्कीमा, स्वनिष्ठा, स्वसंदर्भ प्रभाव, स्वउदाहरणा। स्वउदाहरणा तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, अपने बारे में कोई विचार बनाना, ठीक है। स्वसंदर्भ प्रभाव, अपने ऊपर विचारों का जो प्रभाव। स्वयोजना, सेल्फ स्कीमा। सेल्फ स्कीमा क्या होती है कि संज्ञानात्मक भावात्मक संरचना होती है जो अनुभव के आधार पर विकसित होती है। जैसे कई लोग कहते हैं मैं तो भावुक हूँ, मैं बोल देता हूँ मैं भावुक हूँ। कई लोग कहते हैं मैं तो अंतर्मुखी हूँ। कई लोग कहते हैं मैं तो शर्मीले स्वभाव का हूँ। कई लोग कहते हैं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो अपने अनुभव के आधार पे वो एक सामान्यीकरण कर लेते हैं, एक विश्वास मान लेते हैं, जैसे मैं बहिर्मुखी हूँ, मैं भावुक हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ स्कीमा, शव योजना आकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रासंगिक जानकारी जो होती है ना उसको याद करने में मदद करती है। ये स्कीमा क्या करती है, प्रासंगिक जानकारी को याद करने में मदद करती है और इसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। इसका जिक्र जो किया था वो मेक्रे और कोस्टा ने किया था। किसने किया था, मेक्रे और कोस्टा। नई चीज़ आ गई आपके सामने। ऐसे प्रश्न लेवल फर्स्ट में बहुत आते हैं, तो मैं इन पे एक वीडियो या टेलीग्राम पे ऐसी एक बनाऊंगा, ठीक है ना। मेरे माइंड में सब कुछ है कि पेपर में नई चीज़ें कहाँ से पूछ सकता है, ये सब चीज़ें मैंने माइंड में बना रखी हैं। मैंने एक योजना सोची थी कि मैं पहले एक ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाऊँ जिसमें से हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए। लेकिन फिर कुछ बच्चों ने कहा गुरुजी भेदभाव हो जाएगा, किस बच्चों को लूँ किसको नहीं लूँ, जो नहीं ले वो नाराज़ हो जाए। इसलिए फिर मेरे माइंड में ऐसे नेगेटिविटी आ गई। बाकी मेरे मन में बहुत होता है कि मैं एक ऐसा ग्रुप बना दूँ और उस बच्चों को एक एक चीज़ ऐसे से बताऊँ कि वो बच्चे में से हर बच्चे में इतनी गजब का इंस्पायरेशन हो कि वो बच्चा नकारात्मकता से दूर रहकर एक जुनून के साथ तैयारी करे और वो सिलेक्ट हो जाए। मेरी दिल्ली इच्छा होती है। बस कुछ मेरे पास भी वक्त बहुत कम होता है। एग्ज़ाम्स कॉलेज में, अब जैसे 4 दिन राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आ गई तो हमारे कॉलेज में 2-2 पारियों में ड्यूटी रहेगी, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, टाइम नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये होती है। बाकी मन बहुत करता है कि पता नहीं क्या क्या कर दूँ बच्चों के लिए। तो ये सब योजना सेल्फ स्कीमा समझ में आ गई। खुद का बारे में एक विश्वास होता है, सामान्यीकरण होता है कि अपन कि मैं भावुक हूँ, मैं ऐसे हूँ। ये अपनी जो प्रासंगिक जानकारियाँ होती हैं उनको याद रखने में और उनको जानने में बड़ी मदद करती है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर होगा, ये नई चीज़ है आपके लिए। ऐसे प्रश्न रेट में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं समझाऊँगा इन पर खूब सारा। एक नया बिंदु मैंने तैयार कर रहा हूँ, बता दूंगा। यदि भी नया प्रश्न है, पहली धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कहा गया है। अब देखो प्रश्न की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, समझना इसको। पहली धारणा, पहली धारणा शब्द को समझना। अब इसमें बच्चे, मैं उत्तर दूंगा तो आप में से बहुत से बच्चों का उत्तर मेरे को पता है क्या आने वाला है। आपका उत्तर आएगा सर प्राइमरी प्रभाव, कि पहलो इफेक्ट लास्ट इफेक्ट हुए, वो प्रभाव हुआ। लेकिन धारणा, धारणा शब्द इसमें उलझा रहा है। तो ये ऐसे प्रश्न पढ़ने साइकोलॉजी में लेवल फर्स्ट में ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे, याद रखना है। कौन से की बात कर रहा हूँ, लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट एग्जाम इजी नहीं होता कि लेवल फर्स्ट में मैं शामिल हो जाऊँगा, क्या कर देगा। लेवल फर्स्ट में सबसे बढ़िया पेपर आवा है साइकोलॉजी को। पहली धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको क्या कहा गया है, ठीक है। तो धारणा शब्द आते ही उत्तर चेंज हो गया। प्रभाव में प्राइमरी प्रभाव जाता। धारणा को मतलब क्यों हुआ है, धारणा को मतलब हुआ है पूर्वाग्रह। क्यों है पूर्वाग्रह। और पूर्वाग्रह किम आवे, जहाँ कोई ना आपा देख ली और बिका हाव भाव देख लिया, अभी को चरित्र के बारे में आपा प्लान कि धीर सिंह सर तो है कहीं मान लो मैं मन थे कई बच्चा यूट्यूब पर देख ली और यूट्यूब पर देख के यहाँ सोच लियो कि धीर सिंह सर तो ऐ कहीं क्लास में देखता है, मन देखा मैं क्लास में जी आयो तो मन कर देंगे अरे यार वो तो छोटो सो ही है, वो क्यों साइकोलॉजी पढ़ाओगे रे, ठीक है ना। जैसे मैं पहली बार क्लास में गया तो मेरे को बच्चों ने पहली क्लास जब मैंने 2008-9 में शुरुआत की ना कोचिंग में, तो मैं जैसे गया तो जाते ही जिस क्लास में कोचिंग में बढ़ा तो पहला बच्चों ने कहा कि बैठे, बोले भाई पीछे आके बैठ जा, अभी हमारे सर आएंगे साइकोलॉजी के नए वाले, वो पढ़ाएंगे। मुझे इतनी हंसी आई। तो ये क्या है कि हम पहले से पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि यार वो जो आएगा वो तो पता नहीं बड़ा सा होगा, बाल सफ़ेद से होंगे, उसके ऐसे पर्सनैलिटी होगी। अब तो वो धारणा है ना, वो पूर्वाग्रह होती है। इसको बोलते हैं अपन हेलो प्रभाव। ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होता है जिसमें अपन किसी व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में एक सोच बना लेते हैं। वो सोच संभवतः लगभग क्या होती है, गलत होती है। लगभग गलत क्या होती है, गलत होती है। इसको बोलते हैं हेलो प्रभाव। कभी पहले आपने पढ़ा है क्या, कभी नहीं पढ़ा ना, और आज मेरे माध्यम से पढ़ लिया ना, बता दो आपको कभी किसी ने बताया हो तो, ठीक है। अब ये भले ही कॉपी हो जाएगा, अब इसको कॉपी करेंगे लोग देखना, लेकिन ये नई चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड वाली किताब में ये मैटर टाइप हो चुका है, ये सब बिंदु मैंने उसमें डाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं एग्जाम्स में, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखा या अनदेखा के बीच विभेदक होता है, वैसे प्रश्न आते हैं। देखो ये छोटा सा इजी सा प्रश्न है, आप इसको समझना है। ये बिना पढ़ के चले गए तो क्या है। मैं कहता हूँ कई बार कि साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, ऐसा थोड़ी है कि साइकोलॉजी में हर चीज़ पढ़ के, अरे बिना पढ़े भी उत्तर सही हो सकता है। दिमाग लगाना इसमें। देखा मैंने, ठीक है, और अनदेखा। मेरे को आपने देख रखा है, ठीक है, या मेरे को आपने नहीं देखा है, तो बी के बीच में विभेदक
कयक रोगा थे। तो बी की विभेदक क्या है उसका बताओ। याद करना से, पुनर्गीकरण करना से, प्रेरणा से, पहचान करना। पहचान करने से होगी। मान लो जो मन देख रहा है, क्या होते पहचान जो होगा धीर सिंह सर यहाँ तो भाई ने यूट्यूब पर पढ़ा था अपन साइकोलॉजी, ठीक है। और थे मन नहीं देखिए तो पहचान कर ही कौन पाओगा। तो देखे और अनदेखे के बीच विभेदक कौन करेगा, पहचान करना। अप्लाइड पर्सन हो गया, इजी पर्सन हो गया, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये बनाया एग्जामिनर ने। तो ये चीज़ें होती हैं अप्लाइड, कुछ नहीं होता है इनमें, समझना होता है बस। प्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत दी गई थी, बताओ। अच्छे से समझा दिया मैंने। किसने दिया, मेस्लो ने दिया है। किताब का नाम मोटिवेशन पर्सनालिटी। कितनी आवश्यकताएं बताई थी, 5। उत्तर क्या हो गया, मेस्लो। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ गया, बताने की जरूरत है क्या मुझे, केटल, ठीक है, पहले भी चर्चा की थी मैंने। तो 16 व्यक्तित्व पीएफ प्रश्नावली का निर्माण केटल ने किया था। और केटल ने जो है विशेषक उपागम दिया है, प्रतिकारक उपागम दिया है, और इसमें उन्होंने सामान्य जो सतही गुण बताए हैं और मूलशील गुण बताए, 16 मूलशील गुण बताए थे। सामान्य व्यक्ति में इन्होंने जो है वो 23शील गुण बताए थे, असामान्य 12 गुण बताए थे, और प्रधान जो बताए थे वो 16 बताए थे। उत्तर क्या होगा साहब, केटल, फास्टली। आत्मनिष्ठा, अब नयो प्रश्न गुरु जी वो क्यों आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा को मतलब हुआ है सेल्फ स्टीम। आत्मनिष्ठा में था बोल्स का आत्मसम्मान। मैंने वीडियो बनाया था, जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो आत्मसम्मान वाला नहीं देख रखा है वो ज़रूर देखना। और मेरा ये भी निवेदन है कि उस वीडियो को देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो उसको वायरल ज़रूर करना, उसको कम से कम 20 से 25 लोगों को ज़रूर भेजना। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर हर व्यक्ति तक पहुंचाया करो। बहुत अच्छा वीडियो है वो, सेल्फ रेस्पेक्ट, वो रियल घटनाओं पे बना था मैंने। आत्मसम्मान क्या समझो। कई बच्चा बुरा मान जाओ, गुरु जी अति बात मत बताया करो एक्स्ट्रा, मतलब इतनी नेगेटिविटी भरी रहती है कि बस सीधा अरे दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे पढ़ोगे तो। आत्मनिष्ठा है आत्मसम्मान। और आत्मसम्मान क्या होता है, आत्मसम्मान होता है हमारे संभावित का कुल स्वयं, हमारे सभी योजनाओं का योग, स्वयं के बारे में हमारे विचारों का कुल योग, या किसी व्यक्ति का स्वयं का समग्र मूल्यांकन। हमेशा याद रखना, आत्मसम्मान आपका खुद का कंप्लीटली मूल्यांकन होता है। आत्मसम्मान क्या होता है, खुद का कंप्लीटली मूल्यांकन होता है कि मेरे अपने मूल्य ये हैं, मेरी योग्यताएं ये हैं। आप उन योग्यताओं और मूल्यों का आकलन करते हो, निर्णय करते हो कंप्लीटली। तो निर्णय करना सेल्फ स्टीम होता है, आत्मनिष्ठा होता है, आत्मसम्मान होता है। तो इसमें क्या आएगा, किसी व्यक्ति का स्वयं का समग्र मूल्यांकन। नई उदाहरण बता देना मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है ना भाई, को प्रश्न आ जाए एग्जाम में जना बताओ तो मॉडल पेपर का चक्कर मारूँ। बाकी मॉडल पेपर भी बना सकूँ मैं, ठीक है ना, और बढ़िया बना सकूँ। और मार्केट में कुछ नहीं है, मैं जब कोई काम करने लग जाऊँगा ना तो ये मान लेना कि बहुत गजब तरीके से करूँगा। तो ये टीचिंग मेथड वाला यदि मैं पॉसिबल हुआ ना तो बहुत गजब के पर्सन से बना दूंगा, आपके टीचिंग मेथड का डर ही खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति का स्वयं का समग्र मूल्यांकन, ठीक है। तो ये उत्तर ही हो गया। मनोविज्ञान क्या है, प्रश्न कई बार आ गया। सामाजिक, सकारात्मक, शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान। उत्तर क्या होगा, सकारात्मक विज्ञान होगा। क्या होगा, सकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, ये कारणों की खोज पे बल देता है, इसको विध्यात्मक विज्ञान भी कहते हैं। शुद्ध विज्ञान कभी भी नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान इसको अपन कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान भी सामाजिक विज्ञान क्योंकि समाज के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक विज्ञान भी इसको अपन नहीं कहेंगे क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की तरह भविष्यवाणी संभव नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, ज़्यादा सही सकारात्मक, ज़्यादा पॉजिटिव उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सकारात्मक विज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तित्व के अध्ययन का सबसे प्राचीनतम दृष्टिकोण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेट में भी आया हुआ है आपकी पिछली बार। तो व्यक्तित्व के अध्ययन का सबसे प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा, लक्षण, मानवतावादी, मनोविश्लेषणात्मक, प्रारूप दृष्टिकोण। प्रारूप का मतलब होता है टाइप अप्रोच, ठीक है ना। इसका प्रारूप शब्द क्या है, टाइप अप्रोच। ये पिछली रीट में ये किसी भी किताब में नहीं था। मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने अपने वाली किताब में डाला था, ये आप देख लेना चाहिए, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। प्रारूप दृष्टिकोण पिछली बार प्रश्न आया था। आप कहते हो कि अप्लाइड है, अप्लाइड थोड़ी था पेपर तो सामान्य था, लेकिन ये प्रश्न आ गया प्रारूप दृष्टिकोण। तो प्रारूप दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, टाइप अप्रोच। तो इसका मतलब ये था व्यक्तित्व के अध्ययन का सबसे प्राचीनतम दृष्टिकोण प्रारूप उपागम था। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्तित्व का सबसे पहले अध्ययन जो किया था वो हिप्पोक्रेटस ने किया। किसने किया, हिप्पोक्रेटस ने किया, ठीक है। उसने 400 ईसा पूर्व में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और उसने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। तो इसमें प्रारूप दृष्टिकोण में हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण आता है, ठीक है, सेल्डन का आता है, क्रिश्मर का आता है, युंग, जुंग, फ्रीडमैन, रोजरमैन के सबके व्यक्तित्व जो प्रकार आते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो व्यक्तित्व अध्ययन का सबसे प्राचीन दृष्टिकोण प्रारूप दृष्टिकोण था। लक्षण दृष्टिकोण जो आपका केटल और उसका अल्पोर्ट का है। मानवता दृष्टिकोण जो मेस्लो रोजर्स का है। मनोविश्लेषण दृष्टिकोण जो सिगमंड फ्राइड का है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
एक बच्चे की सृजनात्मकता का सामर्थ्य प्रतिबिंबित होता है। एक बच्चे की सृजनात्मकता का सामर्थ्य प्रतिबिंबित किस में होगा? उपलब्धि अंकों में, अभिनव सोच में, चित्रकला और रंगसाजी में, कक्षागत चर्चा में। ये प्रश्न चाहे कल ही रिट में आ जाओ, आप सभी का उत्तर क्या होगा? मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता नहीं, उत्तर क्या करोगे? चित्रकला रंगसाजी में। सही है क्या? गलत हो जाएगा। चित्रकला रंगसाजी एक सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है साहब? देखो लैंग्वेज को समझिए। मैं बार बार इन चीज़ों को कहता हूँ, सामान्य बच्चों से हटके मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ उन बच्चों में एक गजब का पोटेंशियल हो। वो बच्चे नॉर्मल बच्चों से हट जाएं, याद रखना, क्योंकि अपना उद्देश्य अलग है। अपना उद्देश्य दिखावा नहीं है। जितने संसाधन हैं उनसे अपने को बेहतर कार्य करना है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस पर करेंगे तो आपको पर्सन की लैंग्वेज समझो। देखो प्रतिबिंबित होता तो सिर्फ चित्रकला रंगसाजी भी सही था, लेकिन यहाँ लैंग्वेज क्या दीदी? सामर्थ्य, कैपेबिलिटी। यहाँ आपको बहुत प्लस उत्तर चुनना है, और यहाँ उत्तर होगा अभिनव सोच। अभिनव सोच को मतलब जानोगे थे? आउट ऑफ बॉक्स। मैंने एक शब्द लिखा है किताब में, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन, जिसको आप अपसारी चिंतन कह दो, जिसको एडवर्ड डी बोनो ने पार्श्व चिंतन कहा है। एडवर्ड डी बोनो ने क्या कहा है? पार्श्व चिंतन कहा है। वो पार्श्व चिंतन, अपसारी चिंतन, वही अभिनव सोच है, याद रखना, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन। तो सामर्थ्य प्रतिबिंबित किस रूप में होगा? अभिनव सोच में। चित्रकला एक बिना सृजनात्मक वाला भी कर सकता है, आवश्यक नहीं है। रंगसाजी सामान्य वो है सृजनात्मकता के रूप, लेकिन सामर्थ्य शब्द की वजह से अभिनव सोच ज़्यादा उत्तर होगा। तो ये नई चीज़ आपके सामने आ गई। विचलन का उदाहरण ये अपने उसका है, आपका स्टैटिक्स का प्रश्न है। विचलन क्या होता है? एस डी होता है, और डेविड वेक्सलर ने उदाहरणा है क्या होती है? एस डी, ठीक है, ईस्टर्न डायमिनेशन विचलन, ये डेविड वेक्सलर के उदाहरणा थे। ये हो गए साइकोलॉजी के प्रश्न, पूरे 50 तक थे। एक प्रश्न और देख लो, मेथड का है। अभिक्रमित अनुदेशन में अनुपस्थित क्या होता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन में जो होता है वो रेखीय, शाक्य और मैथेटिक्स तीनों प्रकार का होता है। ये टॉपिक बता दूंगा क्या होता है अभिक्रमित अनुदेशन। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन? पूरी विषय वस्तु छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। छोटे पदों का सिद्धांत, बच्चा खुद अपने आप को निर्देशित करता है, व्यक्तिगत निर्देश, खुद अपना मूल्यांकन करता है, स्वमूल्यांकन, खुद अपने आप को पुनर्बलन करता है, ठीक है, खुद ही अपने को फीडबैक देता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिगत निर्देश है, छोटे पद भी हैं, ठीक है, और खुद फीडबैक भी देता है। तो कक्षा शिक्षण इसका पार्ट नहीं होता। ये प्रश्न हो गया फीडबैक, ये भी अच्छा प्रश्न है, देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा प्रयास, कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे बच्चों को पसंद आएगा। नकारात्मक बच्चों को तो मैं पहले भी पसंद नहीं आया, कमियाँ निकालने वाला निकालते रहेंगे। मेरा उद्देश्य सबसे हटके है, और इसी उद्देश्य के तहत धन्यवाद आपका, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।